जो बोले हो तुम लोग आएंगे जी आएंगे। जी। संश्लेषित रेशों के प्रकार, ठीक है। उससे पहले बता दूं, जो सेल्यूलोज है तो ग्लूकोज का बहुलक है, बताया था कल। कल नहीं परसों। हाँ ठीक है ना, परसों बताया था, ठीक है, लेकिन बताया तो था ना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार की तरफ। और जैसे कि मैं नाम तो बता चुका था एक दो का, जी। क्या क्या बता चुका, बताओगे? रेयान, नायलॉन और पॉलिएस्टर। हाँ, तो उसमें पहला क्या है रेयान, जो बुक में दिया है? रेयान, पहला है रेयॉन। तो देखते हैं रेयॉन क्या है, ठीक है। जी। रे है टेरिलिन, टेरिलिन हाँ टेरिलिन, ठीक है। ये किसको बोलते हैं सर जी? हाँ बता रहा हूँ। टेरिलिन मतलब ये भी एक इसका क्वालिटी है, पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो एस्टर का जो है उसमें कई सारा मिला के बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिएस्टर। सर जी। हाँ, एक मिनट, इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं, मतलब जितना पतला बनाओगे उतना पतला इसको खींचा जा सकता है, मतलब पतले से पतला धागा इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार पीईटी एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। पीईटी इसका कोई फुल फॉर्म होगा, इसमें तो दिया नहीं है। ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग भी कई कार्यों में किया जाता है, जैसे बोतल, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ भी लिखा है, देख लो, जैसे बताया मैं, पॉली मतलब क्या होता है? अनेक, और एस्टर मतलब होता है एस्टर एक प्रकार का केमिकल, रसायन, ठीक है। तो ये जो है कई प्रकार के, मतलब अनेक एस्टर से मिलकर बना होता है, अनेक रसायन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। पॉली का मतलब होता है अनेक, एस्टर मतलब एक प्रकार का केमिकल। तो उस एस्टर को कई बार मिलाने से बनता है पॉलीएस्टर, ठीक है। तो इसी मतलब बार बार एस्टर को जोड़ते रहोगे तो नया नया पॉलीएस्टर बनता जाएगा, समझ गया ना? तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि टेरिलिन एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, समझ गया ना? मतलब एस्टर एक प्रकार का केमिकल है, जैसे अपने माला में क्या था, मोती था ना, तो इसी प्रकार इसमें एस्टर है, तो वैसे इकाई। तो कई सारे एस्टर को जोड़ते जाओगे तो क्या बनता जाएगा? पॉलीएस्टर का अलग अलग प्रकार बनता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये एस्टर का क्या है? बहुलक है। एस्टर का बहुलक क्या है? पॉलीएस्टर। हाँ, तो इसमें बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। खास करके टेरिकॉट तुम लोगों में ज्यादा जानते हो, टेरिकॉट जिससे ठीक से पानी साफ नहीं होता, फिसलता ज्यादा है, देखे हो ना? अब शायद बहुत कम यूज करते होगे, लगभग उसका यूज बंद ही हो गया है। तो ये कुछ प्रकार के पॉलिएस्टर हैं। इसमें कपास भी मिलाया जाता है। हाँ, एस्टर के साथ क्या मिलाया जाता है? कपास मिलाया जाता है, तो ये बन जाता है पॉलिएस्टर। कपास मतलब पौधे का भाग। जबकि पॉलीवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का, देखो पॉलीवूल जो है ना, वूल मतलब क्या होता है? ऊन होता है। तो ये लिखा है पॉलीवूल, वूल मतलब ऊन, हाँ। तो ये पॉलीवूल, तो इसमें एस्टर और क्या रहता है? ऊन। नाम के अनुसार इसका स्पष्ट है, वूल मतलब होता है ऊन, पॉली मतलब होता है एस्टर, मतलब एस्टर के साथ ऊन मिलाया जाता है, समझ गया ना? ये तो पॉलीवूल, पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर और कपास का। अच्छा, उल्टा बोल दिया क्या मैं? ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। पॉलीवूल जो है पॉलिएस्टर का और ऊन का है, क्योंकि पॉलीकॉट जो है वो पॉलिएस्टर और कपास का है, समझ गया ना? जी। लिख दूं अलग से एक बार अलग से लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला था पॉलीवूल, पॉलीवूल, तो ये किसका था? पॉलिएस्टर और, हाँ, पॉलिएस्टर प्लस ऊन। हाँ, दूसरा क्या है? पॉलीकॉट, पहले में था,
हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, एक ही बात है। पॉलीकॉट क्या क्या है? पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर और कपास। पॉलिएस्टर और कपास। याद रखो ना, वूल तो याद रखोगे, ये वूल मतलब ऊन होता है, इसको याद रखना। कॉट मतलब होता है कपास। अगला और कुछ है? जी टेरिकॉट। टेरिकॉट, वो तो उसी का है जी। जी और नहीं है। हाँ ये दोनों है, ठीक है। तो ये है पॉलिएस्टर के प्रकार समझ लो, ठीक है। समझ गया ना? आगे बढ़ जाए। देखो अगर कहीं भी समझ में नहीं आता या किसी शब्द को समझने में दिक्कत होता है तो बिल्कुल उसी समय पूछ लिया करो, ठीक है, कि सर इसका मतलब क्या होता है, ठीक। एक्रेलिक, एक्रेलिक हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि इस्तेमाल करते ही हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बने होते हैं। कुछ जो है वो किससे बने होते हैं? ऊन से बने होते हैं। कुछ जो स्वेटर है अपना, शॉल है, ये किससे बना होता है? प्योर ऊन से बना होता है। लेकिन कुछ जो है वो संश्लेषित रेशे से बना होता है, ठीक है। जो एक्रेलिक कहलाता है, और ये जो संश्लेषित रेशे से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? सर जी संश्लेषित मतलब समझ में नहीं आया। हाँ मैं फिर से बता दूंगा, संश्लेषित रेशा। हाँ पहले इसको समझ लो, बताता हूँ, ठीक है। एक्रेलिक कहलाता है, इससे बने बहुत अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इनसे जो कपड़े बनते हैं एक्रेलिक से, कैसे होते हैं? सस्ते दामों पर बिकते हैं, ठीक है। टिकाऊ होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और दूसरा क्या होता है? टिकाऊ भी होते हैं, इसीलिए इनका मांग भी ज्यादा होता है, ठीक है। रेशम सुने हो नाम? तुम्हारे गांव का नहीं, उसके अलावा कोई और रेशम सुने हो? नहीं। रेशम का कपड़ा, रेशम का कीट कुछ सुने हो? जी हाँ? जी ई करती है नहीं सुने हो? सुने हैं। हाँ क्या होता है रेशम, बताओ जरा। रेशम का कपड़ा सुने। हाँ रेशम का रेशा है समझ लो, ठीक है। उसको कीट से प्राप्त किया जाता है। कीट से प्राप्त किया जाता है मतलब कीट जो है वो रेशम बनाता है, ठीक है। तो उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम क्या है? एक उच्च कोटि का रेशा है जिससे बने हुए धागे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए इसकी मांग ज्यादा होती है। लेकिन इसका जो निर्माण है वो कौन करते हैं? रेशम कीट द्वारा किया जाता है। सॉरी रेशम का ना, इसका नहीं, रेशम का। रेशम का निर्माण रेशम कीट करता है। रेशम कीट मतलब रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा जो है वो शहतूत के पेड़ में रहता है, शहतूत के पेड़ पर रहता है और उसकी पत्तियों को खाता है, ठीक। अब पत्तियों को खाकर करता क्या है? वो अपने चारों तरफ अपने लार को घुमाता रहता है। हाँ उसके मुंह से जो लार निकलता है उसको क्या करता है? अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। तो धीरे 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 उसके चारों तरफ एक गोल आकार बन जाता है। होता क्या है? जैसे ही उसका लार मुंह से निकलता है वो हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है। तो वो अपने चारों तरफ उसको लपेटता रहता है, तो एक गोल आकृति इस तरीके से बन जाता है। और वो कीड़ा जो है अंदर में ऐसे करके ठीक है। तो जब इसको बोलते हैं हम लोग कोसा, एकदम सही बोले, ठीक है।
उसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। जब ये सूखता है तो और उसका जो लार रहता है उसको गर्म पानी में करके निकालते हैं तो धागा जैसे निकल जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रेशम। कोसा तो सुने ही होंगे ना। जी हाँ। तो इसका जो गुण है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसके कारण इसका मांग जो है बहुत ज्यादा है। चार्जर है जो ठीक, तो अब चूंकि इसको रेशम कीट बनाता है तो रेशम कीट उतने ज्यादा मात्रा में नहीं बना पाते जितना इसका मांग है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसी तरीके से रेशम के जैसे ही कुछ दूसरा धागा बनाया जाए। ठीक है, और उन्होंने रेयॉन का आविष्कार किया। किसका? रेयॉन का। किसके स्थान पर? रेशम के स्थान पर। मतलब रेशम में जो गुण हैं वही गुण किसमें रहेंगे? रेयॉन में। ठीक है, तो इसको जो है लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है और उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ, लकड़ी की लुगदी मतलब समझ रहे हो, लकड़ी का गुदा और उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ। छोटा छोटा होता है। क्या छोटा छोटा होता है? आप बोले जो। हाँ, अरे लकड़ी जैसे मान लेते हैं, हाँ लकड़ी है, उसको बीच से कच्चा है, बीच से उसको क्या करो, मसल दो किसी चीज से, या फिर मान लो कुछ दूसरे प्रकार का, मान लो धागा वाला है कोई सा पौधा। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, धागा को उसका निकाल के मसल दो। ठीक है, मतलब लकड़ी को पूरा बारीक पीस के समझ जाओ एक तरीके से। ठीक है, तो कच्चा रहता है ना तो उसको बोलते हैं काष्ठ की लुगदी। ठीक, और उसमें कुछ क्या मिलाया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है और उससे बनाया जाता है रेयॉन। तो इसका जो रेशा बनता है उससे फिर क्या बनाया जाता है? हाँ, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इन कपड़ों में वही गुण पाया जाता है जो रेशम में पाया जाता है। ठीक, ये हो गया रेयॉन। किसका नकल है ये? रेशम का। अगला दूसरा है नायलॉन। दूसरा क्या है? नायलॉन। अब देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रेयॉन। और रेयॉन को बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी, हाँ काष्ठ मतलब लकड़ी होता है ना, काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। लेकिन ये क्या है? पौधे का भाग है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे नायलॉन, इसमें ना तो किसी पेड़ के किसी हिस्से का प्रयोग किया जाएगा, पेड़ पौधे के, हाँ, और ना ही किसी जीव जंतु के अवशेष का उपयोग किया जाएगा। इसमें दोनों के अवशेष का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसे केवल केमिकल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं इसको? केवल केमिकल मतलब जानते हो ना, रसायन। तो ये जो है नायलॉन जो है पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित क्या था? रेशा था। ये पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। और इसमें जो है उससे भी अच्छे गुण थे। मतलब ये ज्यादा चमकदार होता था, ज्यादा मजबूत होता था। कैसा था? ये चमकदार और मजबूत, और ऊपर से बहुत ही हल्का, सूखता भी जल्दी था। प्रत्यास्थ था। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है जानते हो? प्रत्यास्थ मतलब जिसको खींचा जा सके। स्ट्रेचेबल तुम लोग पहनते हो कि जीन्स भी जानते हो ना, स्ट्रेचेबल बोलते हो ना, ये तो जानते ही होगे।
स्ट्रेचेबल मतलब खींचने योग्य, उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ हिंदी में, मतलब फैलना, फैल सकता था आसानी से। तो इसी सब गुण के कारण इसका पैराशूट, ये क्या होता है? पैराशूट, तो पैराशूट, रस्सी, मोजा, ब्रश, बता रहा हूं क्या होता है, बता रहा हूं। हाँ, पर्दा, ये सब क्या बनाया जाता है। पैराशूट जो है, जो देखे होगे सेना जो है ऊपर से कूदते हैं, तो उसके बाद अपना छतरी जैसा खोलते हैं, जो आसमान में ही खुल जाता है और धीरे धीरे से नीचे उतरते हैं, उसको बोलते हैं पैराशूट। ठीक, मतलब एक सेफ्टी उपकरण मान के चलो, जो सेना, वायुसेना अधिकतर उपयोग करते हैं। ठीक, पॉलिएस्टर, गा बोले तो कौन सा नंबर? तीसरा नंबर, पॉलिएस्टर। यह भी एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती। इसका खासियत क्या है? इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें मतलब जानते हो? बताओ ना जी। हाँ, सिलवट्टे। जैसे कपड़ा को धोते हो ना, तो मुड़ नहीं जाता है, सुखाने के बाद देखना उस पर उसको प्रेस करना पड़ता है। हाँ, तो लेकिन इसका बना हुआ कपड़ा, इसका जो कपड़ा बनता है उसमें ऐसा कोई भी सिलवट नहीं पड़ता। धो दो, झाड़ दो, सुखा दो, सूख जाएगा, जैसा लगे जैसे पूरा प्रेस किया हुआ है। पहला खासियत। ठीक है, क्या कपड़ा है? पॉलिएस्टर। ये आसानी से धुल जाते हैं। आसानी से धुलना मतलब इसमें कुछ भी दाग वाग लगा रहता है, वो आसानी से क्या होता है? धुल जाता है, आसानी से धुलना। ठीक है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। अब ये देखो, पॉलिएस्टर मतलब क्या होता है जान रहे हो? इसमें भी कई प्रकार हैं। तो ये चाह बना कर बनाएंगे, खरीदने जाओगे। अच्छा, संश्लेषण अगर नहीं समझ पाए थे, क्या बोले? संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब क्या? ये नहीं समझ पाए ना? देखो, मान लो हमें कुछ वस्तु बनाना है। ठीक है, मान लो हमें क्या बनाना है? कोई वस्तु बनाना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ कच्चे माल देते हैं ना। कच्चे माल मतलब कच्चे क्या कच्चे मतलब? अच्छा, एक चीज कच्चे कौन है? आप बता दिया। कच्चे माल का मतलब ये है, हाँ एकदम सही क्वेश्चन है। कच्चा माल का मतलब समझना चाहिए। मान लो मैं एक फैक्ट्री खोला, समझ लो। क्या का फैक्ट्री है? कोयला का फैक्ट्री? कोयला का नहीं जी, पेन बनाने की फैक्ट्री है मान लो। क्या? पेन कलम। ठीक, तो इसमें मुझे क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए मुझे। क्या चाहिए उसके बाद? स्याही चाहिए। और क्या चाहिए भाई? तो प्लास्टिक में आ जाएगा ना। और कच्चे, और क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? कलर चाहिए। कलर वाला भी होता है। हाँ, कलर वाला भी होता है। और कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है, हाँ स्टील भी चाहिए। चलो, ये स्टील हो गया। तो ये पेन को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया गया उसको बोलूंगा मैं कच्चा माल। क्योंकि अभी अपने पास रेडीमेड पेन नहीं बना है। ये जो बन जाएगा तो इसको आप पक्का माल समझ लो। समझ रहे हो ना? मतलब किसी वस्तु को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसको बोलते हैं कच्चा माल। जैसे मान लो हमको कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए या तो हमको ऊन चाहिए, या तो हमको कोई भी संश्लेषित रेशा चाहिए,
उसके बाद हमको रंग चाहिए, जी। तो हाँ, और चाहे तो कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको मैं बोलूंगा कच्चा माल। मान लो मैं बिस्किट बनाने की फैक्ट्री रखता हूँ, तो बिस्किट में क्या लगेगा? मैदा, मैदा पर दूध, हाँ चलो दूध वाले बिस्किट बना देते हैं भाई, और क्रीम, क्रीम, शक्कर भी लगेगा, जी। पानी भी लगेगा, पानी भी लगेगा। तो इन सब को मैं क्या कहूंगा? कच्चा माल। अब क्लियर है? जी। तो कोई भी वस्तु बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, या फिर किसी वस्तु को अगर किसी दूसरी वस्तु से बनाया जाए, तो उसको बोलते हैं संश्लेषित करना या वहां से निकालना। तो मान लो मैं एक रेशा बनाना चाहता हूँ, कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा जैसे कपास है, नारियल है, इसके अलावा पटसन है, जूट है, रेशम है, कोसा है, समझ लो, ठीक है। तो ये सब तो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन उसको मैं क्या करना चाहता हूँ? कृत्रिम रूप से बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? कुछ केमिकल लगेगा, जी। कुछ रसायन लगेगा ना। जी। तो इन्हीं से मैं क्या बनाऊंगा? रेशा बनाऊंगा। तो इनसे रेशा बनाना कहलाता है संश्लेषित करना, मतलब उनसे मिलाकर बनाना नई चीजें। समझ गए? जी। मतलब किसी चीज से कुछ नई चीजें बनाना कहलाता है संश्लेषण या संश्लेषित करना। इतना क्लियर है? ठीक है। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, क्या क्या गुण है? जो संश्लेषित रेशे से जो कपड़े बने होते हैं, उनके क्या क्या गुण है उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो संश्लेषित रेशे में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मान लो अपने पास दो रेशे हैं, एक है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम मतलब संश्लेषित, जी, संश्लेषित। और दूसरा क्या है अपने पास? प्राकृतिक प्राकृतिक। रेशा। तो इसको अगर हम लोग जलाएंगे, जला कर देखना है, और इसको भी क्या करना है? जलाना है। तो हम देखेंगे कि ये जो है आसानी से जल कर क्या बन जाता है? राख बन जाता है। आसानी से प्राकृतिक वाला जल कर राख बन जाता है। लेकिन ये जो है जब जलेगा तो ये पिघल जाएगा, जलेगा नहीं पूरा। क्या होगा? पिघलेगा। कैसे पिघलेगा? जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन को पिघलाते हैं ना, वैसे। और ये पूरा राख नहीं बन पाएगा तुरंत, बहुत काफी ज्यादा जलाने पर ये राख बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला? संश्लेषित वाला। तो इसका नुकसान क्या है जानते हो? मान लो कोई आदमी इसको पहना हुआ है और गलती से आग लग गया, तो ये प्लास्टिक की तरह उसके शरीर से क्या होगा? पिघल कर चिपक जाएगा। सोचो कितना गंदा उसका हालत होगा जलने के बाद, है कि नहीं? और इससे एक बार जलोगे तो इससे बच सकते हो, क्योंकि ये जलकर ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये जलकर स्किन से चिपक जाएगा, समझ गए? तो ये बहुत ज्यादा क्या करेगा? नुकसान करेगा, ठीक। इतना समझ गया ना? ये पहला गुण है। अब दूसरा देखते हैं। ये चाहो तो करके देख सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को तुम्हारे पास होगा तो लाना एक संश्लेषित रेशे वाला कपड़ा ले आना, टेरिकॉट का, किसी चीज का। एक मिनट समझिएगा सर। 1 मिनट। और दूसरा क्या लेना? प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक रेशे का ले आओगे, कोसा का या कपास का ला सकते हो। इसमें ला पाओगे तो ले आना एक दिन। ये टेरिकॉट का ले आना, कल ले आना, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं बता दे रहा हूँ कि वास्तव में करना क्या है, ठीक है।
पहले मैं बता दे रहा हूँ कि वास्तव में करना क्या है, जब लाओगे तो यहाँ करके देख लेंगे। ठीक है, अपने को करना क्या है, दो समान आकार के बर्तन लेना है। क्या लेना है? हाँ, गिलास कुछ भी हो, ये आकार से नहीं बना है, समझ लेना समान है। ठीक है, उसमें समान मात्रा में पानी भर लेना है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा है उसको समान आकार में लेना है, दोनों को समान आकार में लेना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का ले रहे हो, नहीं सेंटीमीटर का ले रहे हो, मान लो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर का ले रहे हो, तो इसको भी 11 स्क्वायर सेंटीमीटर का लेना है। हाँ, बता दो क्यों, मतलब आकार समान होना चाहिए, एक समान चौड़ाई एक समान लंबाई, चाहे कितने के भी लो। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों। अब उसको इसमें एक एक करके, एक में डाल दो प्राकृतिक वाले को, एक में डाल दो संश्लेषित वाले को। ठीक है, अब इसको निकालो दोनों को और सुखाने में रख दो, ये सुखा दी कपड़ा को, समझ लो। ठीक है, तो सुखाने के बाद मतलब यहाँ से निकालने के बाद हमको देखना है कि किसमें कम पानी बचा। हमको देखना है कि किसमें कम पानी बचा, तो तुम्हारे अनुसार किसमें कम पानी बचेगा, मतलब कहने का मतलब है इधर, मतलब प्राकृतिक वाले में कम पानी बचेगा और इसमें ज्यादा पानी। हाँ, बहुत सही रहे हो, लेकिन कल करके देखेंगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। तो एकदम सही है, जो प्राकृतिक रेशों से बना हुआ है और ज्यादा पानी सोखेगा। मान लो कपास का बना हुआ है तो ये ज्यादा पानी सोखेगा, तो ज्यादा पानी सोखेगा तो यहाँ पानी कम बचेगा ना, और ये बहुत कम पानी सोखेगा। जैसे मान लो टेरिकॉट है, तो टेरिकॉट क्या करेगा, पानी बहुत कम सोखेगा, इसमें ज्यादा पानी बचेगा। अब सोचो अगर दोनों को सुखाएंगे तो कौन जल्दी सूखेगा? टेरिकॉट, क्योंकि वो कम पानी सोखा है कि नहीं। तो इसके आधार पर इसके दो गुण हो गए कि प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े ज्यादा पानी सोखते हैं और लंबे समय में सूखते हैं, जबकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जो है वो कम पानी सोखते हैं और जल्दी से सूखते हैं। 3 गुण हुआ, एक पहले बता चुका हूं। चौथा हुआ ये हो गया कि इसमें सिलवटें कम पड़ती है, ये दूसरा हो गया समझ लो। तीसरा क्या है, सिलवटें कम पड़ती है। सिलवटें मतलब बता चुका हूँ, समझे कि नहीं, मूर्ता कम है ये, सिलवटें कम किसमें, संश्लेषित में, और प्राकृतिक में सिलवटें ज्यादा पड़ती है। प्राकृतिक रेशा में सिलवटें ज्यादा पड़ती है। मान लो कपास का बना हुआ कपड़ा, उसको धोगे और सुखाओगे तो बहुत कई जगह पर वो मुड़ जाएगा, उसको प्रेस करना जरूरी हो जाएगा, तभी हो जाकर प्लेन दिखेगा। ठीक, तो इतना गुण समझ गया ना। चौथा है कौन सा टिकाऊ होगा, हाँ मतलब संश्लेषित बोल दो। और कम टिकाऊ कौन सा होगा, हाँ प्राकृतिक रेशा। इसके अलावा कौन सा हल्का रहेगा, हल्का कौन सा रहेगा, प्राकृतिक रेशों से बना कपड़ा हल्का रहेगा कि संश्लेषित रेशों से बना कपड़ा हल्का रहेगा? हाँ, उसमें एकदम वो ज्यादा हल्का रहेगा, जबकि प्राकृतिक रेशों से बना हुआ जो कपड़ा है वो वजन में ज्यादा रहेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, रसोई में काम करते वक्त संश्लेषित रेशों से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि वो वास्तव में पहले जल कर क्या होता है, पिघलता है प्लास्टिक की तरह और शरीर में चिपक सकता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान आदमी को हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए काम करते वक्त किचन में संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा दिवाली में भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर पटाखे फोड़ते हो गलती से कहीं से आ गया तो अब चिपक गया तो जलना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से और चिपक जाएगा तो भी हानि हो सकता है। मतलब आग का काम करते वक्त जहां तक हो सके संश्लेषित रेशों से बने कपड़े न पहने। ठीक,
कौन सा? तुम लोगों का। उसको प्रैक्टिकल करके देखना कि क्या है, ज्यादा पानी सोखता है सूखता है कि कम सोखता है, ज्यादा, सूखता कितने समय में है, सूखता आधा घंटा। और उसको जलाने से, जलाओगे तो नहीं, जलाना मत, बैठी कपड़े उपड़े जलाना मत। बाई चांस फटा हुआ होगा पिछले साल का तो उसको जला के देखना, तुरंत जल जाता है, राख बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है वो? क्या है? प्राकृतिक रेशा है। मतलब ये समझ लेना कि जो प्रकृति से निर्मित है उसमें गुण अच्छा रहेगा और वो नष्ट हो जाएगा। प्रकृति से जितने भी पदार्थ उत्पन्न होंगे वे अपने आप जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएंगे, उसमें इतना गुण पाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि प्रकृति को ये पता है कि एक जो सामान, कोई भी वस्तु है जो उत्पन्न हुई है उसको नष्ट करना जरूरी है ताकि प्रकृति साफ सुथरा रह सके। इसीलिए तुम देख लेना, प्राकृतिक रूप से जितने भी चीजें प्राप्त होती हैं उनकी आयु या उनका जो काल है, समय है, एक निश्चित समय तक निश्चित रहता है, उसके बाद वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसका लाभ क्या है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन मनुष्य द्वारा जितना भी चीज बनाया गया है अधिकांश क्या है, हानिकारक है। चाहे उसको ले लो, चाहे संश्लेषित रेशे ले लो, है ना, ये सड़ेंगे नहीं जल्दी। मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो हजारों वर्षों तक नहीं सड़ता, समझ ली, उससे भी ज्यादा समय लग जाता है उसको खत्म होने में। तो सोचो प्रकृति का क्या हाल होगा उसको डिकम्पोज करते करते। कांच को देख लो, कांच प्रकाशित हो सकता है लेकिन फिर भी, है ना। तो मान लो कई प्रकार के केमिकल हैं, केमिकल भी जल्दी नष्ट नहीं होते। तो ये सब चीजें प्रकृति में अच्छी हैं कि वो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं सही समय पर, और उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति से। मतलब अगर सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए तो उनकी कमी नहीं होगी। सही तरीके से मतलब अति दोहन न किया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको यूज ना किया जाए, मतलब उतनी ही मात्रा में यूज किया जाए जितना वो नए रूप से बन रहे हैं। मान लो 100 पेड़ हैं, एक साल में 100 पेड़ बन रहे हैं, ठीक है, एक साल में 100 पेड़ नया बन रहा है, और इधर बनाने में मान लो एक साल में 200 पेड़ या 150 पेड़ खत्म कर दे रहे हो, तो प्रकृति कहाँ से कंप्लीट कर पाएगी उसको? अपने चक्र को थोड़ी पूरा पाएगी उतना ज्यादा। हाँ, तो उसको निश्चित मात्रा में यूज किया जाए, सही समय पर यूज किया जाए तो प्रकृति हमेशा उसको नया नया बनाती रहेगी और आसानी से उपलब्ध होता रहेगा।